मैं रुद्रा एकेडमी की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों के बीच में आज पुनः अगली वीडियो में हिंदी व्याकरण के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में समास की अर्थ और परिभाषा पर चर्चा की गई थी। आज पुनः उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में समास के भेद और उपभेद पर हम सबके बीच में चर्चा की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं समास के भेद। समास के भेद देखिए, समास के 6 भेद माने जाते हैं। समास के 6 भेद माने जाते हैं। समास के 6 भेद माने जाते हैं। ये 6 भेद कौन कौन से हैं, अभी उनका नामकरण किया जाएगा, लेकिन अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से या उसको याद करने की सुविधा की दृष्टि से उसे छोटे तौर पर, छोटे रूप में एक फार्मूले के रूप में मैं लिख रहा हूं, ताकि जो विद्यार्थी हैं उनको 6 प्रकार के समास को याद करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना होने पाए। तो देखिए, मैं लिख रहा हूं आतक द्विबद्ध। ये है समास के 6 प्रकार। आतक द्विबद्ध। यदि हमको ये फार्मूला याद है, तो कभी भी समास के 6 प्रकार हमको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि इसी के आधार पर हम 6 समास के नाम को हम कहीं भी किसी प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला वर्ण है अ। अ से होता है अव्ययी भाव। ठीक है। अ से क्या होता है? अव्ययी भाव। इसके बाद नंबर आता है त का। त से क्या होता है? तत्पुरुष। त से क्या होता है? तत्पुरुष। इसके बाद क का नंबर आता है। क से है कर्मधारय। क से कर्मधारय। इसके बाद द्वि से होता है द्विगु। द्वि से क्या होता है? द्विगु। और ब से क्या होता है? बहुव्रीहि। ब से बहुव्रीहि और द्व से द्वंद्व। द्व से द्वंद्व। तो इस सूत्र के माध्यम से, इस फार्मूले के माध्यम से हम समास के 6 प्रकार बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि सभी विद्यार्थी इस फार्मूले को हमेशा याद रखें। फार्मूला क्या है? अतक द्विबद्ध। अ से अव्ययी भाव, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द्वि से द्विगु, ब से बहुव्रीहि और द्व से द्वंद्व समास। ये समास के 6 प्रकार हुए। लेकिन शुरुआत में हमने बताया है कि समास 6 प्रकार के माने जाते हैं। अगर 6 प्रकार के माने जाते हैं तो असलियत में होते कितने प्रकार के हैं? सामान्यतः यदि हम मौलिक दृष्टिकोण से देखें
मौलिक रूप से देखें तो समास के केवल 4 ही प्रकार होते हैं। मौलिक रूप से देखा जाए तो समास के केवल 4 ही प्रकार होता है। कौन कौन से? बड़ी आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और भूलने का नाम नहीं लेंगे। जो समास का नाम हमने लिखा है बस उसको यह ध्यान में रखना है कि हमको 2 ऊपर से लेना है और 2 नीचे से लेना है। तो 2 ऊपर से लेना है, कौन कौन हो गए? अव्ययी भाव और तत्पुरुष। फिर 2 नीचे से लेना है, यानी बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। 4 हो गए। बचे कौन कौन? कर्मधारय तथा द्विग समास। ठीक है, कर्मधारय और द्विग समास अभी बचे हुए हैं। तो ये कर्मधारय और द्विग समास क्या है, मैं उसके बारे में भी बता देना चाहता हूं। देखिए, जो कर्मधारय समास है, ये कर्मधारय समास, ये तत्पुरुष का ही भेद है। कर्मधारय, ठीक है, जो कर्मधारय है वह तत्पुरुष का ही भेद है, और जो द्विग समास है वह कर्मधारय का भेद है। जो द्विग समास है वह कर्मधारय का भेद है और कर्मधारय तत्पुरुष का भेद है। यानी जो द्विग समास है तत्पुरुष का उपभेद है। ठीक है, ये उपभेद, ठीक है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का भेद द्विग समास, यानी द्विग समास तत्पुरुष का उपभेद है। ये समास के भेद और उपभेद हुए। और अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए समास के जितने भी प्रकार हैं उन सभी समासों का बारी बारी से अध्ययन करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव समास को। तो आइए चलते हैं अव्ययी भाव समास की ओर। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। इसमें सबसे पहले नजर डालिए तो लिखा हुआ है अव्यय। क्या लिखा हुआ है? अव्यय। देखिए, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीट मकोड़े हो, जीव जंतु हो, सबका कोई न कोई अपना लक्षण होता है। ठीक उसी प्रकार से समास जितने भी प्रकार के हैं, चाहे 4 प्रकार के हों चाहे 6 प्रकार के हों, अलग अलग जितने भी समास हैं सबके अपने अपने लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को याद करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे लक्षण यदि हमको याद नहीं रहेंगे तो हम उनकी पहचान कभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर ध्यान से देखिए तो इस अव्ययी भाव समास का सबसे प्रमुख लक्षण यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि शुरुआत में ही यहाँ पर लिखा गया है, अव्यय। अब आप पूछेंगे कि अव्यय कहते किसको हैं? तो अव्यय की भी परिभाषा या उसका लक्षण हम यहीं पर सामने लिख दे रहे हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास का लक्षण यह सामने लिखा हुआ है और अव्यय का लक्षण या परिभाषा एकदम सामने लिखा हुआ है। बस केवल समझने की बात है। पहले हम देख लेते हैं इसको, यह क्या चीज़ है। सबसे पहली बात, जैसा कि हमने संकेत कर दिया कि यह शब्द यहाँ पर सबसे शुरुआत में ही लिखा गया है। इसका मतलब यह होता है कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह हमेशा क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, क्या होता है?
अव्यय होता है। अब अव्यय क्या चीज़ है मैं उसको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो सामने लिखा हुआ है उसको थोड़ा सांकेतिक रूप में हमने लिखा है और सांकेतिक रूप में बता देना चाहता हूँ। आप लोग गणित पढ़े होंगे, गणित में जब जाएंगे तो यह जो निशान लिखा हुआ है सामने, इसको हम माइनस के नाम से जानते हैं या ऋण के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है नहीं होना या रहित होना। नहीं होना या रहित होना या निकल जाना। जो लोग गणित पढ़े होंगे वो इस बात को जानते होंगे, माइनस का मतलब होता है नहीं होना, रहित होना या तो फिर निकल जाना। यही सूत्र यहाँ पर भी लागू होता है। लेकिन उसको बताने के पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप गणित पढ़ रहे हैं, ये सवाल 4, ये सवाल सामने लिखा हुआ है और आप जब इसको हल करेंगे तो ये सबसे पहले कोष्ठक हटाएंगे। जब कोष्ठक हटाएंगे तो अंदर जो भी कोष्ठक के अंदर जो भी निशान है उन निशानों में इसका बाहर वाले निशान का गुणा होगा। तब क्या होता है देखिए, हम दिखा दे रहे हैं। जब कोष्ठक तोड़ेंगे तो देखिए 4 के पहले कोई निशान नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस का निशान है। जब प्लस में माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, 4 हो गया। इसके बाद इस माइनस का इस माइनस में जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस होगा। इसके बाद इस माइनस का इस प्लस में गुणा अच्छा है 5, इस माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। इसके बाद 6 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक यही फार्मूला यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पर भी यदि हम कोष्ठक को हटा दें तो क्या हो जाएगा, माइनस लिंग माइनस वचन और माइनस कारक, ये हो गया। ठीक है, सब में माइनस लग गया। इसका मतलब क्या होता है, वह शब्द जिसमें लिंग वचन और कारक न पाया जाए, न हो, या इनके आधार पर कोई परिवर्तन न हो, उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जिसमें लिंग वचन कारक न पाया जाए, माइनस का मतलब क्या होता है, न पाया जाए, या इनके आधार पर उस शब्द में कोई भी परिवर्तन न आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय ही दूसरी बात, एक बात और ध्यान देंगे, अव्यय उपसर्ग होता है। ठीक है, अव्यय ही उपसर्ग होता है। उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है, आपको पता होगा, किसी भी शब्द के सबसे पहले लगाया जाता है उपसर्ग, तो अव्यय ही उपसर्ग होता है। एक बात और, अव्यय ही अविकारी होता है। इसको अविकारी शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अविकारी। ठीक है, अब देखो अविकारी बोला जाता है। अब हमको अविकारी के विषय में जान लेने की आवश्यकता है। हर शब्द पर आप
ध्यान देंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अविकारी का मतलब होता है अविकारी। अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। जिसमें का मतलब जिस शब्द में, ठीक है, जिसमें का मतलब जिस शब्द में कोई भी परिवर्तन ना हो उसको हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और यही अविकारी शब्द उपसर्ग होता है। इसका विलोम जो होता है उसको हम कहते हैं विकारी। इसका जो विलोम होता है उसको हम क्या कहते हैं? विकारी। विलोम का मतलब उल्टा। विकारी का मतलब क्या होता है? जिसमें परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। विकारी का मतलब क्या होता है? जिसमें परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन, अब यहाँ कहेंगे कि परिवर्तन होता कैसे है, वह कौन सा साधन है, वह कौन सा कारक है जिसके चलते किसी शब्द में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो साधन है, क्या है? साधन। इनको परिवर्तित करने के जो साधन है वह यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखे गए हैं। लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार ही किसी शब्द में परिवर्तन होते हैं, ठीक। जैसे जैसे दिन लिखा हुआ है, यदि हम वचन के अनुसार उसको देखें, वचन के अनुसार उसको देखें तो एक वचन में दिन, बहुवचन में दिनों। अगर कारक के अनुसार देखें तो दिन से दिनों, दिन से दिन का, ठीक है। यदि हम उसको कारक के अनुसार देखें तो दिन का, दिन से दिन पर, दिन में, इस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है ना। यदि हम इसी के पहले यदि प्रति उपसर्ग जोड़ दें, क्या जोड़ दें? प्रति उपसर्ग। यह क्या है? उपसर्ग, ठीक। और यह क्या है? संज्ञा। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? प्रतिदिन। क्या होगा? प्रतिदिन। यह क्या हुआ? इसको हम कहेंगे सामासिक शब्द। क्या कहेंगे? सामासिक शब्द, सामासिक पद कहेंगे। सामासिक पद या समस्त पद, समस्त पद। अब देखिए, एक पद जो हमारा पहला पद है, यह पहला पद है और यह क्या है? दूसरा पद है। हम जान गए कि पहला पद क्या है? उपसर्ग है। और उपसर्ग, और एक बात और, शुरुआत में ही हमने बताया कि जो पहला पद होता है वह क्या होता है? अव्यय होता है। यानी कहने का मतलब जो उपसर्ग है वही अव्यय है। जब हम जान गए कि एक पद यानी पहला पद हमारा अव्यय है, तो ये जो पूरा सामासिक पद है वो अभी तो अव्यय बन गया, इसमें भी कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब कि ये जो पूरा सामासिक पद है इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक। अब सबसे मुख्य बात यह जो कि विद्यार्थी परीक्षा में बैठने के बाद अक्सर भूल जाया करते हैं, उसकी ओर कुछ संकेत हमने कर दिया है जो, लेकिन सबसे मुख्य है उसको हमने नहीं बताया है। वह क्या चीज है? पहचान। हमने पहले ही बताया है ना कि भाई आदमी का पहचान, घोड़े का पहचान, या जीव जंतुओं का पहचान, वनस्पतियों का पहचान, कीट मकोड़ों का पहचान, सबका अलग अलग पहचान होता है। और उसी पहचान के अनुसार हम सबको पहचानते हैं
कि आदमी है कि भैंस है कि बकरा है कि घोड़ा है, गाय क्या है। तो पहचान का होना तो सबसे जरूरी है। एक पहचान शुरुआत में हमने बता दिया कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? उपसर्ग होता है। कहने का मतलब एकदम साफ साफ क्लियर में अंत में समझ में आया कि जो पहला पद होता है, पहला पद होता है वह सदैव उपसर्ग होता है। ठीक है, जो पहला पद होता है वह सदैव क्या होता है? उपसर्ग होता है। कौन कौन से उपसर्ग हैं? यथा, तथा, ला, बे, हर, ये सब क्या है? उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है। और इसके साथ साथ कुछ संस्कृत के भी उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग कौन से हैं? जैसे प्र हो गया, परा हो गया, अप हो गया। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, ये सब उपसर्ग हैं। उदाहरण पूछता है, क्या पूछता है? यथाशक्ति। उदाहरण पूछ देता है परीक्षा में, यथाशक्ति में यथाशक्ति का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। यह प्रश्न अक्सर हाई स्कूल इंटर में पूछता है, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें केवल यह सामासिक पद दे देगा और उसमें से केवल छांटने के लिए कहेगा कि इसमें छांट कर बताइए कि कौन सा समास है। तो हम तो भली भांति जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो सबसे पहले इस प्रकार के जो प्रश्न आए तो पहले तो हमको छांट लेना चाहिए कि पहला पद कौन सा है और कौन सा दूसरा पद है। तो आइए देखते हैं इसको, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद इसमें हमारा बनेगा यथा, और जो दूसरा पद बनेगा वह बनेगा शक्ति। यथा और शक्ति, यथा हो गया पहला पद और शक्ति हो गया दूसरा पद। हमको लक्षण मतलब की पहचान याद है कि अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होता है वह सदैव क्या होता है? उपसर्ग। ठीक है, क्या होता है? उपसर्ग होता है। और यही उपसर्ग क्या होता है? अव्यय होता है। अब हमारे समझ में आ गया कि जो पहला पद है, यह जो पहला पद है यथा, यह क्या है? उपसर्ग है। इस उपसर्ग होने का मतलब क्या है? अव्यय है। यदि यह पहला पद दूसरे पद के साथ जुड़ेगा तो पूरे सामासिक पद को ही अव्यय बना देगा। यानी कहने का मतलब यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से तथागत, तथागत इसको भी देख लीजिए। तथा पहला पद और गत होगा दूसरा पद। ठीक है, यह पहला पद हो गया, यह दूसरा पद हो गया। उपसर्ग का नाम तो देखिए भाई हमको याद रहना चाहिए, तभी तो हम छाड़ पाएंगे, अन्यथा हम नहीं छाड़ पाएंगे। तो कुछ बातें ऐसी होती है जिनको हमेशा हमको अपने ध्यान में रखने की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो यह पहला पद है। पहला पद क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग होने के साथ साथ क्या है? अव्यय है। यानी हम जान गए कि एक पद अव्यय है। जब पहला पद अव्यय है वह दूसरे पद के साथ जुड़ेगा तो पूरे सामासिक पद को ही अव्यय बना डालेगा। यानी कहने का मतलब कि तथागत में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ठीक उसी प्रकार से लाइलाज है, बेईमान है, हर संभव है ना, इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हैं। ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं थोड़ा इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, इसमें पहला है प्र। प्र से अगर दे दिया प्रशासन, क्या दे दिया? प्रशासन। और कह दिया कि इसमें समास का नाम छांट कर लिखिए कि कौन सा समास है।
अगर हम दो वर्णों को एक साथ ले, प्र और सा को, तो यहां से ये अलग हो जाएगा, यहां से ये अलग हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, प्रसा हो जाएगा और सन हो जाएगा। अर्थ निकलेगा? कभी नहीं अर्थ निकलेगा। अगर अर्थ निकलेगा तो वह अर्थ नहीं अनर्थ निकलेगा। तो जब हम दो पदों को अलग अलग करेंगे तो उनका सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, तो इसको जब हम अलग करेंगे तो क्या होगा, प्र और धन क्या होगा, शासन। शासन के विषय में हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये दूसरा पद हो गया और ये प्र जो है वह पहला पद हो गया। और प्र को भली भांति जानते हैं कि यह संस्कृत का उपसर्ग है। प्र को भली भांति जानते हैं कि यह संस्कृत का उपसर्ग है। जब हम जान गए कि एक पद यानी पहला पद उपसर्ग है, तो इस प्रशासन में आप आंख बंद करके लिख दीजिए कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। उसी प्रकार से परास्नातक, परा धन स्नातक, परा क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग होने का मतलब अव्यय है, अव्यय होने का मतलब परास्नातक में अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार से ये है अपमान। क्या है, अपमान। अप पहला पद, मान दूसरा पद, दोनों को मिलाकर क्या बना, अपमान। लेकिन जो पहला पद है वह उपसर्ग है, उपसर्ग होने के साथ साथ अव्यय है, तो पूरा जो सामासिक पद है अपमान, वह पूरा का पूरा अव्यय हो गया है। यानी अपमान में भी अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो ये रहा लक्षण। इन लक्षणों को याद करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन एक बात कभी मत भूलिएगा, और बता दे रहे हैं, अगर इस बात को भूलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हम नहीं जानते। विशेषणवाचक, विशेषणवाचक उपसर्ग, यदि यदि विशेषणवाचक उपसर्ग है, भाई उपसर्ग तो पहले पद में होता है, लेकिन अगर कोई विशेषणवाचक उपसर्ग होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास नहीं, अव्ययी भाव नहीं, बल्कि क्या होगा, कर्मधारय। यानी इससे आप लोग हमेशा सावधान रहिएगा। ठीक है, विशेषणवाचक का मतलब क्या होता है, विशेषण का मतलब क्या होता है, जो विशेषता को बताता है। वाचक माने बताने वाला, मतलब ऐसा उपसर्ग जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाता है। ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता को बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेषणवाचक उपसर्ग। ठीक है, तो विशेषण, अब आप पूछेंगे कौन कौन सा है विशेषणवाचक उपसर्ग, हमारा तो समझ में ही नहीं आता। तो मैं कुछ विशेषणवाचक जो उपसर्ग हैं उसकी ओर संकेत कर दे रहा हूं, आप उसको ध्यान से देख लीजिए। विशेषणवाचक उपसर्ग कौन कौन सा है, जैसे हो गया कु, क, सु, स, दूर, आदि आदि आदि। ठीक है, ये सब क्या है, विशेषणवाचक उपसर्ग हैं। उपसर्ग
लेकिन किसी शब्द के पहले यानी किसी संज्ञा के पहले ये अगर जुड़ गए तो ये किसी की विशेषता ही बतलाएंगे। जैसे उदाहरण मैं बता देना चाहता हूं, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, शासन ना, शासन लिखा है। अब अच्छा है कि बुरा है ये हमको पता नहीं है, लेकिन इसी के पहले यदि हम इस उपसर्ग को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, कुशासन। क्या हो जाएगा, कुशासन। कुशासन का मतलब क्या होता है, कु माने होता है बुरा, और शासन का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो यह क्या है, शासन तो शासन है, लेकिन यह शासन की विशेषता यह बतला रहा है कि अच्छा नहीं है, बल्कि कैसा है शासन, बुरा है। अगर इसी के पहले हम इस उपसर्ग को न जोड़कर इस उपसर्ग को जोड़ दें, सु, इस उपसर्ग को न जोड़कर इस उपसर्ग को हम जोड़ दें शासन के पहले, तो क्या हो जाएगा, सुशासन। ठीक है। सु का मतलब क्या होता है, सु का मतलब क्या होता है, अच्छा, या इसको हम सुंदर भी कहते हैं। ठीक है। शासन तो शासन है, यानी शासन कैसा है, बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा शासन है। अंतर हो गया ना। यानी शासन की यह उपसर्ग विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से ये सब जितने भी ये विशेषणवाचक उपसर्ग लिखे गए हैं, सब उसी प्रकार से है जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। तो याद रहे पहली बात कि किसी समासिक पद में जो पहला पद होता है यदि वह उपसर्ग है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन विशेषणवाचक उपसर्ग यदि है तो वहां पर अव्ययी भाव समास नहीं, बल्कि वहां पर कर्मधारय समास होगा। एक बात और आप लोग नहीं भूलेंगे, जो पुनरुक्तिवाचक शब्द हैं, कौन से शब्द, पुनरुक्तिवाचक। पुनरुक्ति का मतलब होता है जो शब्द पुनः आता है। ठीक है। जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन। थोड़े बता दे रहा हूं, ये पुनरुक्तिवाचक का मतलब जो शब्द पुनः आते हैं। यहां पर हाथों हाथ लिखा है, रातों रात लिखा है, दिनों दिन। यदि ऐसे वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, तो यहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। तो इस प्रकार से हमारे समझ में आ रहा है कि अव्ययी भाव समास को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। इसलिए आज की वीडियो यहाँ पर रोकी जाती है और पुनः अगले दिन अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।